नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए होम साइंस चैप्टर 12 और ये क्लास 11th का नए सिलेबस के अनुसार बनाया जा रहा है वीडियो और ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके पार्ट 2 बहुत जल्द आएँगे। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 इसलिए किया जा रहा है ताकि ये लंबा चैप्टर आपको आसानी से 2 भागों में समझने को मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले स्लाइड से, वित्तीय प्रबंधन क्या होता है? वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए किसी भी लक्ष्य की पूर्ति हेतु जो हम अपने अंदर लक्ष्य रखते हैं उसको पूरा करने के लिए हमें धन अर्थात वित्त के कुशल तथा प्रभावी प्रबंधन को वित्तीय प्रबंधन कहा जाता है। सही जगह पर सही पैसा खर्च करना ही वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि गैर फिजूल पैसे खर्च करते हैं, इधर-उधर पैसों की बर्बादी करते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति सही जगह पर पैसे खर्च करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी प्रबंधन के नाम से जानते हैं। किसी भी परिवार का जो स्तर होता है, उसका केवल उस परिवार के आय के स्रोत पर ही निर्भर करता है कि कितनी कमाई उस परिवार में हो रही है और जितनी अधिक कमाई होती है, परिवार का स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा अच्छा होता है और जितनी कम कमाई होती है, परिवार उतने मतलब कम ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपना काम गुज़ारा कैसे भी चला लेता है। बल्कि यह बात भी निर्भर करता है कि उस परिवार की आय नियमित तथा अस्थायी है कि नहीं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि नियमित आय नहीं होता मतलब फिक्स इनकम नहीं होता, कभी आ गया, कभी नहीं आया, कभी ज़्यादा आया, कभी कम आया। तो ये अस्थायी इनकम नहीं होता है। इसलिए जीवन स्तर जो होता है वो बेहतर बनाए रखने के लिए धन का एक संसाधन के रूप में प्रबंधन करना ज़रूरी है। मतलब सही तरीके से धन का उपयोग करना, सही जगह पर धन को खर्च करना, सही तरीके से पैसे बचाना ताकि आगे इन फ्यूचर आप किसी भी कार्य को सही तरीके से कर पाएँ और इसे ही हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वित्तीय नियोजन के बारे में कि वित्तीय नियोजन क्या होता है? तो देखिए धन नियोजन वित्तीय प्रबंधन का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। अभी हमने जो वित्तीय प्रबंधन के बारे में जाना है, इसी का एक भाग है। वित्तीय प्रबंधन के नियोजन चरण में बजट का उपयोग किया जाता है। बजट का उपयोग करने का मतलब है कि एक प्रकार का अपने पैसे का आकलन करना कि पूरे महीने में हमने कितना कमाया और कितना हमें खर्च करना है। कोई भी परिवार जब अपना पारिवारिक बजट बनाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पारिवारिक आय का उपयोग इस प्रकार से किया जाए ताकि परिवार के सभी सदस्यों की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ परिवार के दीर्घकालिक लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सके। सबसे पहले जान लीजिए कि परिवार का जो बजट कौन बनाता है? परिवार के बजट को बनाने का काम परिवार के मुखिया करते हैं, चाहे वो दादा-दादी हो जाए या मम्मी-पापा हो जाए। अब ये इनका मुख्य काम होता है कि हम ऐसे बजट बनाएँ कि जो हमारे परिवार के सभी मेंबर हैं, उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए, साथ ही कुछ ऐसे पैसे बच जाएँ हमारे पास, जिससे उनके फ्यूचर के आने वाले चीज़ों को भी पूरा किया जा सके। दीर्घकालीन लक्ष्य जो आगे जैसे किसी का लक्ष्य होता है कि हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए तो पैसा जमा करना होगा, हमें कार लेना है, हमें बाइक लेना है, हमें मोबाइल लेना है, तो ये आगे चल के हम पैसे को ऐसे यूज़ करते हैं ताकि कुछ पैसे बच जाएँ और हमारा जो दीर्घकालिक लक्ष्य है, उसे भी पूरा किया जा सके। तो हम बात कर लेते हैं वित्तीय नियोजन के लाभ। तो देखिए वित्तीय नियोजन द्वारा गैर ज़रूरी वस्तु एवं सेवाओं पर धन व्यय करने से बचा जा सकता है। वित्तीय नियोजन एक ऐसा माध्यम है जिससे जो चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हमें आवश्यकता नहीं है, उस पर हम पैसे खर्च नहीं करेंगे। वित्तीय नियोजन के कारण आय का कुछ अंश भावी उपयोग के लिए बचाया जा सकता है इन फ्यूचर आगे चल के यदि आप देखिए क्या होता है हमारे घर में जो इनकम होता है उसी में से हमें कुछ पैसों को बचा के आने वाले फ्यूचर के लिए रखना है कि क्योंकि देखिए शरीर है तो कभी कोई बीमार हो जाए या कोई जरूरत की चीजें खरीदनी पड़ जाए इन सभी समय के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। ऋण लेने की परिस्थिति एवं आदत से बचना चाहिए, कर्ज लेने की आदत से हमेशा बचना चाहिए क्योंकि ये वित्तीय नियोजन के लाभ है। यदि आप थोड़े-थोड़े पैसे करके जमा करेंगे तो मुश्किल समय में वो आपके ही काम आएँगे और ऐसे समय में आपको इंटरेस्ट पे पैसा लेना, कर्ज लेना इत्यादियों से आप बच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रबंधन के बारे में कि प्रबंधन क्या है? अपने सीमित संसाधनों का कुशल तथा प्रभावी प्रयोग करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रक्रिया को हम प्रबंधन कहते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इनकम अगर नहीं भी है तो हम अपने ज़रूरतों को कम कर लेते हैं। ज़रूरत को कम करने के बाद
हम पैसे को धीरे-धीरे सेव करते रहते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। इसी को हम प्रबंधन कहते हैं। वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के भुगतान में एवं अन्य व्यावसायिक दायित्व के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। देखिए धन, पैसा को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो आप इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमें खरीदनी होती है उसके लिए हमें धन चाहिए, या फिर कोई सेवा लेना हो तो उसके लिए भी हमें पैसे देना पड़ता है, या कोई व्यापार के लिए काम करना हो तो उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए। तो ये धन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने सभी उपयोगिता को पूरा कर सकते हो। अब हम बात करेंगे धन मुद्रा का महत्व। तो धन सब कुछ नहीं है। इसका महत्व अगर आपसे पूछा जाए पैसे का महत्व क्या है, रुपये का महत्व क्या है, तो इसमें बताया गया है कि धन ही सब कुछ नहीं है, परंतु आपको कुछ भी खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होगी। ये वही कहावत है कि धन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन धन के बिना भी कुछ नहीं है। तो बात वही घूम फिर के आ जाती है कि धन ही सब कुछ है। तो यहाँ पे धन विनिमय के माध्यम का जो रूप होता है, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी सेवा, किसी भी वस्तु, किसी भी आवश्यक सामग्री को यदि आप उपयोग में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मुद्रा का उपयोग करना पड़ेगा। मुद्रा जो है वो माध्यम का काम करता है, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या हल हो जाती है। किसी वस्तु को खरीदने के लिए पैसा दीजिए और वस्तु को लीजिए। धन मूल्य के मानक के रूप में काम करता है, जिसके कारण एक ही प्रकार के विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों की तुलना करने में आसानी होती है, जिस कारण हम अपने हिसाब से जो सबसे अच्छा ऑप्शन हमें मिलता है, जो सबसे आसानी से प्राप्त हो जाता है, उसका उपयोग करते हैं। धन मुद्रा जो है वो विभिन्न प्रकार के लेन-देन के मानक रूप में काम करता है। किसी भी प्रकार की चीजों को खरीदना, बेचना, सेवा लेना, इन सभी चीजों में जो धन है वो मानक रूप में काम करता है। इससे लेन-देन की जोखिम में कमी भी आती है, लोग सचेत रहते हैं तथा बचत और निवेश को भी बढ़ावा प्राप्त होता है। पूंजी निर्माण का जो आधार होता है वो धन, मतलब जो पूंजी का निर्माण का आधार होता है वो आपको धन मुद्रा के ही अंदर से होता है। धन आपको जो है आपके जीवन में बेहतर जीवन स्तर के लिए बहुत ही जरूरी होता है, या आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप अपने आप को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ सुख सुविधाएं लेना चाहते हैं, तो वहां पे धन की आवश्यकता आपको होगी। हम बात कर लेते हैं पारिवारिक संसाधन के बारे में। तो देखिए पारिवारिक संसाधनों का तात्पर्य ऐसे संसाधनों से है जो एक निश्चित समय अवधि के दौरान व्यक्ति अथवा परिवार को उपलब्ध होता है और इनके पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। एक परिवार में अगर मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, अब पारिवारिक संसाधन क्या होता है, इसमें से 3 लोग कमा रहे हैं तो इसमें से धन को संचय किया जाएगा, बचाया जाएगा, ताकि आगे चल के इन 5 बच्चों के लिए नया घर बनाया जा सके। देखिए ये एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, यही जो है वो पारिवारिक संसाधन कहलाता है, जो परिवार के व्यक्तियों के माध्यम से ही इकट्ठा किए जाते हैं या फिर उपलब्ध कराए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए 3 पारिवारिक संसाधन यहाँ आपको दिए गए हैं। पहला है मानवीय संसाधन, जिसमें आपका ज्ञान आता है, कौशल आता है, स्वास्थ्य आता है, समय और ऊर्जा जैसी चीजें आती हैं। दूसरा है भौतिक संसाधन, इसमें आवास, धन तथा निवेश वगैरह आते हैं। सामुदायिक संसाधन, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय, सामुदायिक केंद्र, अस्पताल इत्यादियों को संलग्न किया जाता है। तो ये पारिवारिक संसाधन के प्रकार थे। अब हम आपको पारिवारिक आय के बारे में बता देते हैं। एक परिवार को निश्चित समय अवधि के दौरान विभिन्न स्रोत एवं साधनों से प्राप्त होने वाली मुद्रा, सेवा, सुविधाओं को ही हम पारिवारिक आय कहते हैं। एक मान लीजिए परिवार में 5 व्यक्ति हैं, जिसमें से 3 व्यक्ति कोई न कोई प्रकार के काम कर रहा है जिससे उसको पैसे की आमदनी हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, पारिवारिक आय कहलाएगा, चाहे वो किसी भी स्रोत से पैसे कमा रहा हो। पारिवारिक आय जो है वो दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक हो सकती है, मतलब प्रतिदिन भी आदमी कमा सकता है, उसकी सैलरी सप्ताह में भी आ सकती है, महीने में भी आ सकती है, साल का भी होता है। जैसे खेती वगैरह में क्या होता है, साल में ही इनकम होता है फसलों से। सरल शब्दों में आपको कहें तो एक वित्त वर्षीय आय का अर्थ परिवार के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के प्राप्त आय से होता है। एक वित्त वर्षीय आय में क्या होता है,
1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितने भी इनकम होते हैं, इसी को हम पारिवारिक आय में वित्तीय आय के रूप में जानते हैं। उदाहरण में इसमें मजदूरी है, किराया है, उपहार है, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं पारिवारिक आय के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक आय के प्रकार के बारे में। तो देखिए पारिवारिक आय का जो प्रकार है उसमें पहला तो है मौद्रिक आय, दूसरा है वास्तविक आय। और वास्तविक आय के भी 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। और तीसरे नंबर पे है आत्मिक आय। तो हम आपको इन सभी पारिवारिक आय के प्रकार के बारे में बताते हैं। सबसे पहला जो आपको मैंने बताया था पारिवारिक आय के प्रकार में मौद्रिक आय, इसे समझ लेते हैं। मौद्रिक आय से तात्पर्य उस क्रय शक्ति से है, खरीदने की शक्ति से है, जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित समय के अंदर एक परिवार से होती है। मौद्रिक आय का मतलब उस पावर से है जो पैसे के रूप में किसी निश्चित समय में एक परिवार को प्राप्त होता है। जैसे कि मौद्रिक आय जो होता है वो दैनिक जीवन यापन के लिए वस्तु तथा सेवाओं के क्रय के लिए खर्च की जाती है। मतलब ऐसी चीजें जो प्रतिदिन व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग करता है, उसे वो खरीदना ही है। जैसे आपके घर में दूध हो गया, चीनी, चाय पत्ती, चावल, दाल, गेहूं, आटा, चावल, सब्जी, ये सारी चीजें आपके डेली यूजेज की चीजें हैं। इसके लिए जो आप पैसे खर्च करते हैं वो मौद्रिक आय में आएगा। अधिकतर परिवारों में मौद्रिक आय का कुछ भार भविष्य के इस्तेमाल के लिए भी संभाल कर रखा जाता है, आगे के समय के लिए, या फिर अधिक लाभ कमाने के लिए लोग उसे इंटरेस्ट पे लगा देते हैं, निवेश कर देते हैं, शेयर मार्केट में लगा देते हैं। तो ये मौद्रिक आय के रूप में जाना जाएगा। अब हम आपको बताते हैं मौद्रिक आय बढ़ाने के कुछ उपाय, कैसे आपके परिवार में आपके लोगों का मौद्रिक आय बढ़ेगा। तो आपको बचत का आदत डालना पड़ेगा, फिजूल खर्चा बंद करना पड़ेगा। घर पर खाना बनाकर कैंटीन अथवा ऑफिसों में भेजना, ये एक बिजनेस है जिसमें आप अपने घर पे खाना बनाइए, कुटीर उद्योग में आता है, और इसे अलग अलग लोगों के साथ बेचिए और उससे पैसे कमाइए। घर का कुछ भाग आप किराए पे लगा दीजिए। अगर कोई कमरा खाली है तो आप इस कमरे को किराए पे लगा के इससे पैसे कमा सकते हैं। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ये भी एक आय का अच्छा साधन है जिससे आप अपने मौद्रिक आय को बढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वास्तविक आय। तो देखिए वास्तविक आय में क्या होता है कि सुविधाएं होती हैं, सेवाएं तथा वस्तुओं का वह प्रवाह है जो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित अवधि में उपलब्ध होता है। मतलब वास्तविक आय जो है वो सुविधा, सेवा तथा वस्तुओं का वह प्रभाव है, वह प्रवाह है जिसमें पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित अवधि में उपलब्ध कर एक परिवार में विभिन्न प्रकार की जरूरी की चीजों को खरीदा जाता है। उसी जरूरी की चीजें उस निश्चित समय में उपलब्ध करवाने को हम वास्तविक आय के रूप में जानते हैं। वास्तविक आय भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है प्रत्यक्ष वास्तविक आय। प्रत्यक्ष वास्तविक आय वह सेवा तथा सुविधाएं होती है जो एक परिवार के सदस्यों के बिना धन व्यय किए अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप अथवा सामुदायिक सेवा के प्रयोग करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में समझिए, परिवार के सदस्यों द्वारा अपने ज्ञान, कुशलता, गुणों का प्रयोग करके स्वयं कार्य करना, ये सारी चीजें आपको प्रत्यक्ष वास्तविक आय के रूप में। तो जैसे हमारे पास कुछ स्किल्स है, समुदाय का सेवा कर दिया, लाइब्रेरी का उपयोग कर लिया, सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय का उपयोग करके, इससे जो आय हमने लिया वो वास्तविक आय में आएगा। और वास्तविक आय के भी जो 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय और अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, तो ये वाला एग्जाम्पल सारे प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। देखिए अप्रत्यक्ष वास्तविक आय उन सुविधाओं अथवा वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक परिवार को धन व्यय करने के पश्चात प्राप्त होता है। मतलब ऐसे सभी काम को वो जो जरूरत की चीजें थी उनको उन्होंने पूरा कर लिया, अब जो पैसे बच गए वो अप्रत्यक्ष वास्तविक में आएगा। जैसे घर के काम को आसान करने के लिए नौकर रखना। जब हमने घर में बहुत सारे काम है तो हमने नौकर रख लिया, तो नौकर क्या करेगा, हमारे काम को कर देगा। तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अब जब नौकर कर रहा है तो इसे हम अप्रत्यक्ष वास्तविक आय कहेंगे। जैसे कि अपने ज्ञान अथवा कौशल का उपयोग करके कम मूल्यों में अच्छी गुणवत्ता की सब्जी एवं वस्तुएं खरीदना। जैसे कोई बाजार गया और बाजार में आपने देखा होगा अक्सर मोल भाव सब्जियों के लिए आंटियां करती रहती है, तो वो अपने दिमाग से अगर सब्जी का रेट कम करवा ले और कुछ पैसे बचा ले
तो इसे हम अप्रत्यक्ष वास्तविक आय के रूप में जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मानसिक आत्मिक आय क्या होता है। तो मानसिक आय को संतोष के रूप में परिभाषित किया जाता है, सेटिस्फेक्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं और वस्तुओं के स्वामित्व एवं उपयोग के फलस्वरूप प्राप्त होता है। सेवा करके जो आय प्राप्त हो जाए उसे हम आत्मिक आय या मानसिक आय के रूप में जानते हैं। मानसिक आय का मुद्रा के रूप में आकलन कर पाना कठिन होता है, क्योंकि जो चीजें आप अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हो, जो चीजें आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, उस आप पैसों में आकलन नहीं कर सकते हैं। यह एक प्रकार का गुप्त आय भी होता है जो अगोचर एवं वस्तु पूरक होती है। यह जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में बहुत ही जरूरी होता है। अब हम मान लो किसी बूढ़े की सेवा कर रहे हैं, उस बूढ़े की सेवा हम अपने खुशी से कर रहे हैं, उसके एवज में जो पैसे मिल रहे हैं, हालांकि हम तो अपने खुशी के कारण कर रहे हैं, लेकिन पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसे पैसों को हम अपनी मेहनत से आकलन नहीं कर सकते, ये आत्मिक आय के रूप में जाना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आय प्रबंधन के बारे में। आय प्रबंधन उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें आय का उचित नियोजन हो, नियंत्रण हो और मूल्यांकन किया जाता हो। मतलब सही जगह पे खर्च करना, बिल्कुल समय से खर्च करना और कितना खर्च किया गया है इसका ब्यौरा रखना ही आय प्रबंधन कहलाता है। देखिए, अब इसमें खर्च करने से पहले मैं आपको बता दूं कि खर्च करने से पहले वो चीजें हमारे घर में आनी चाहिए। हम कितना कमाते हैं इसका नियोजन होना चाहिए, हम कमाए और उसको कितना बचा रहे इसका नियोजन होना चाहिए, और उसका मूल्यांकन करना कि हम कितना कमा के कितना खर्च कर रहे हैं, ये सब आय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लेते हैं बजट के बारे में। बजट को एक निश्चित अवधि के दौरान अनुमानित आय तथा व्यय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब एक समय अंतराल में ही उसे बनाया जाता है और उसी में वो सारी चीजों को खर्च भी किया जाता है। देखिए, धन के उचित उपयोग के लिए बजट बनाना वित्तीय नियोजन एक आम तरीका है। लोगों को पता होना चाहिए, जैसे घर में कोई फंक्शन ही है तो फंक्शन से पहले हम बजट बनाते हैं कि कौन सी चीजें हमें कब कितना खर्च करना है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बजट यथार्थवादी तथा लचीला होना चाहिए, मतलब सही तरीके का बजट होना चाहिए। और लचीला कहने का मतलब उसमें बदलाव होना चाहिए, ये नहीं कि हमने जो बजट बना दिया उसमें बदलाव ही नहीं हो, वो फिक्स हो गया। नहीं, अब मान लो घर का बजट बना, उसमें चीनी छूट गया, बाद में कहेगा कि नहीं इसमें चीनी ऐड ही नहीं होगा, अब ये फिक्स है, चीनी के बिना काम चल, ऐसा नहीं। बजट में हम बदल सकते हो, फेर बदल कर सकते हो, इसलिए इसे लचीला बनाना चाहिए। बजट उस समूह के लिए उपयुक्त होना चाहिए जिसके लिए वह तैयार किया जा रहा है। अर्थात देखिए, जिसके लिए आप बजट तैयार कर रहे हो उसके लिए तो सबसे पहले उपयोगी होना चाहिए, चाहे वो घर के लिए हो, समूह के लिए हो, या किसी राज्य के लिए हो, या किसी देश के लिए हो, उसके लिए उपयोगी होना चाहिए जिसके लिए आप उस बजट का निर्माण कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बजट निर्माण के विभिन्न चरण के बारे में। तो देखिए, बजट निर्माण प्रक्रिया के निम्नलिखित 5 चरण होते हैं। पहला चरण हमारा है आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं की सूची बनाना। तो पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले बजट की समय अवधि निश्चित करके उस समय अवधि में परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक वस्तु सेवा की सूची बना लेनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न वस्तु सेवा निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता हो, जैसे कि भोजन से संबंधित खाद्य पदार्थ, मासिक बिल जैसे बिजली बिल हो गया, पानी बिल हो गया, और भी घर का रख रखाव, राशन पानी लाना, ये सारी चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले सूची में हमारा पहला पॉइंट यही कहता है कि हमें अपने आवश्यक वस्तु का सूची बना लेना चाहिए। घर में ही अपने चिट्ठी में या कॉपी में या डायरी में लिख लेना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, और फिर जाके हम उन सब चीजों को सीधा अपने खरीद लेंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है वस्तु तथा सेवाओं की कीमत का अनुमान। बजट बनाने के दूसरे चरण में परिवार के लिए वांछित वस्तुओं का मूल्य का अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी चीजें कितने रुपए में देगा। अब मान लो कोई चीज 500 रुपए पर केजी है और हमारे बजट उतना नहीं है, तो हम उसे उतना नहीं खरीदेंगे। अगर हमें 5 किलो खरीदना था तो उसे हम 2 किलो ही खरीदेंगे, ताकि वो हमारे बजट के अंदर हो। तो हमें बजट के हिसाब से वस्तुओं के रेट और दाम का भी पता होना जरूरी है। तीसरा है संभावित कुल आय का अनुमान लगाना। बजट के तीसरे चरण में परिवार की कुल आय का अनुमान लगाया जाता है, कितना इनकम हुआ है टोटल। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हो। ये नहीं कि हम कपड़े खरीद लिए, लिपस्टिक खरीद लिए, पाउडर खरीद लिए, सेंट खरीद लिए और राशन का चावल दाल गेहूं खरीदे ही नहीं।
तो यहाँ पे ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो दैनिक आवश्यकता की वस्तु है वो बजट में सबसे पहले होना चाहिए। चौथा पॉइंट है व्यय तथा आय को संतुलित करना। बजट बनाने के दौरान आय तथा व्यय में संतुलन होना बहुत जरूरी है। कितना हमने कमाया और कितना हमने खर्च किया, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है बजट बनाने के दौरान। अगला पॉइंट हमारा कहता है बजट योजना का निरीक्षण एवं मूल्यांकन। बजट बनाने के अंतिम चरण में सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान देना है कि जरूरत की सारी चीजें हमारे बजट में लिखी गई है या नहीं लिखी गई है, तभी बजट आपका सफल होगा। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि बजट में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता को ध्यान रखना चाहिए या नहीं, ये बात आपको बड़ा ध्यान देना चाहिए। आप बजट अगर बना रहे हो तो आपको अपने परिवार के सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा बजट में किसी भी आकस्मिक स्थिति जैसे कि दुर्घटना इत्यादि, अब पैसा हमें इतना बचा के रखना है कि अचानक से उपयोग होने वाले किसी भी चीज का हम अपने पैसों से उपचार कर ले या उपयोग कर ले। पारिवारिक बजट की योजना बनाने से क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या-क्या फायदा है यदि आप परिवार में बजट बनाते हैं तो? पहला तो है बजट बनाने से परिवार को अपनी आय के उपयोग का अनुमान प्राप्त हो जाता है कि हमने कितना कमाया और कितना हमें खर्च करना है। दूसरा, विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित की गई राशि का योग तथा कुल आय का संतुलन जांचा जा सकता है। मतलब हमने कितना कमाया, कितना खर्च करना है, कितना बचा के रखना है। तीसरा पॉइंट है बजट बनाने से परिवार को यह जानने में मदद मिलता है कि उन्हें किस व्यय को प्राथमिकता देना चाहिए। मतलब जरूरत की चीजें खरीदनी है, बेकार की चीजों को अभी नहीं करना है, उस पर धन व्यय नहीं करना है। चौथा पॉइंट है यह दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। आपके लंबे जो आपने सोच रखा है दूरदृष्टि में कि हमें आगे जाके ये करना है, उसे पूरा करने में बजट आपको बहुत मदद करता है। इसके अलावा यह धन व्यवस्थापन की शिक्षा प्रदान करता है। कैसे आप अपने पैसे को संभाल के रखेंगे, इसकी जानकारी भी आपको बजट बनाने से ही प्राप्त होता है। तो आपने देखा चैप्टर 12 क्लास 11 होम साइंस पार्ट वहां यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब आपको पार्ट 2 का इंतजार करना है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।